हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सीडीपी की, और सीडीपी को हम पढ़ रहे हैं सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमने कई वीडियोस बना भी दिए हैं जो कि बाल विकास से रिलेटेड हैं। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो ये कई सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनको डाल दूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सीडीपी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर आप मेरे से जुड़े रहते हैं और इस वीडियोस देखते रहते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो सीटेट है उसमें आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनसे और मेरे वीडियोज़ से तुलना आप कर सकते हैं, और तुलना करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम बात कर रहे थे बाल विकास की, और बाल विकास की इस अगली कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं भाग 5 में कि विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं। विकास का अर्थ क्या है वो तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन ये विकास क्या सच में ये प्रभावित होता है? क्या इसकी दर जो है वो कम ज़्यादा होती है? तो यस, इसकी दर कम ज़्यादा भी हो सकती है, और इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से विकास कम भी हो सकता है और विकास तेजी से भी हो सकता है। तो वही जो कारण हैं उन कारणों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारक है वंशानुक्रम, या जिसे अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या है कि जो एक बालक को कदकाठी, रंग, रूप जो मिलता है वो उसके पूर्वजों से, उसके माता पिता से ही मिलता है, राइट। और इसी आधार पर बालक का विकास होता है। अगर उसके माता पिता लंबे रहे होंगे तो बालक को ये संभावना ज़्यादा है कि वो बालक अपने माता पिता की तरह ही लंबा हो, राइट। अगर उसके माता पिता बुद्धिमान रहे होंगे तो ये संभावना अधिक है कि बालक भी बुद्धिमान होगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं जो बालकों को जन्मजात मिलती हैं, और वो जन्मजात गुण को अगर अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर उन गुणों का विकास अच्छे से होता है और बालक जो है आगे सफल होता है। उसका जो विकास है बहुत ही अच्छे से होता है। तो यहाँ वंशानुक्रम से मतलब वही है कि जन्मजात जो गुण मिलते हैं माता पिता से, उनके पूर्वजों से, उन्हीं के आधार पर जो है विकास होता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शिक्षक का कोई खास यहाँ पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो जन्मजात गुण अच्छे हैं तो बालक अच्छा होगा, जन्मजात गुण अच्छे नहीं हैं तो बालक अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर किसी का कोई बस नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि जो उसके अलावा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो भी काफ़ी हद तक जो है प्रभाव डालता है। अगर कुछ ऐसे गुण बालक के अंदर हैं जिनको दूर किया जा सकता है, दूर करना चाहिए, तो उनको वातावरण, अच्छा वातावरण देकर के उनको क्या किया जा सकता है, उनको अप्रभावित किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। तो वंशानुक्रम के आधार पर बालक का विकास होता है, ये आनुवंशिकतावादी मानते हैं। जिस तरह से एक बीज के अंदर एक बड़ा सा वृक्ष या पौधा बनने की क्षमता होती है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि एक बालक के अंदर, एक शिशु के अंदर, नवजात शिशु के अंदर उसके माता पिता, उसके पूर्वजों से जो जन्मजात गुण मिलते हैं, वो गुण ही ये तय करते हैं कि बालक आगे किस तरीके के व्यक्तित्व का बनेगा। तो हाँ, हालांकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि अब उन गुणों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलना चाहिए। जैसे एक बीज के अंदर एक पौधा, एक वृक्ष बनने की क्षमता तो है, लेकिन अगर उसे उचित वातावरण नहीं मिलेगा, अगर उसे प्रकाश नहीं मिलेगा, अगर उसे नमी नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, उसे अच्छी उपजाऊ भूमि नहीं मिलेगी, उसकी देखरेख नहीं होगी, तो वो पौधा अच्छा नहीं बन पाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं गुण तो उसके अंदर था, लेकिन उस गुण को विकसित होने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, अच्छा वातावरण नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपने उसके गुण जो हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो वातावरण है, एनवायरनमेंट है। अर्थात बालक को एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलना चाहिए, और अच्छा एटमॉस्फेयर, अगर शैक्षिक एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो अच्छा बनेगा। अगर जिस तरह का वातावरण मिलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं अगर उसको चोर के साथ छोड़ देंगे तो वो चोर बन जाएगा, उसको अगर साधु के साथ छोड़ेंगे तो साधु बन जाएगा। तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर, अगर हम इस वातावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों सामाजिक वातावरण, और एक होता है भौतिक वातावरण। सामाजिक वातावरण से
तो वो समाज की जो चीज़ें हैं, जो कल्चर है, जो उनका संस्कृति है वो सीखेगा, जो भाषा है वो सीखेगा। अच्छी भाषा वाले बोलने वाले लोग हैं, अच्छे आसपास के लोग हैं, तो वो अच्छी बातें सीखेगा। दूसरा जो पार्ट है इसी वातावरण का, वो है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का मतलब क्या है कि वहाँ की वायु कैसी है, वहाँ अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है या नहीं, उसको अच्छा पोषण मिल पाता है, उसको अच्छा भोजन मिल पाता है नहीं मिल पाता है, रहने के लिए अच्छा आवास मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो जो प्राकृतिक वातावरण है उसी को भौतिक वातावरण कहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं तो वो रोगग्रस्त नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास जो है उचित तरीके से होगा। तो इस तरीके से वातावरण, ये दोनों वातावरण बालक के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करते हैं अधिगम की, लर्निंग की। तो ये माना जाता है कि जो बालक जितना अच्छा सीखेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, उतना ही उसका ज़्यादा विकास होगा। तो ये लर्निंग जो है इसके भी अवसर बालकों को मिलने चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर IQ लेवल जन्मजात बहुत अधिक होता है, लेकिन उनके माता पिता गरीब होते हैं, उनके माता पिता या तो पढ़े नहीं होते हैं, राइट, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जिसकी वजह से अच्छे स्कूल में वो एडमिशन ले सकें। तो ऐसे में उनका IQ ज़्यादा होते हुए भी उनका विकास नहीं हो पाता, वो उतना सीख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अर्थात बालकों को अधिगम के अवसर भी मिलने चाहिए। अगर सभी को अधिगम के अवसर, सभी बालकों को अच्छे मिलेंगे, तब क्या होगा कि जो बालक अच्छे IQ लेवल के हैं वो अच्छे बनेंगे, और जो कम IQ लेवल के हैं वो उसी स्तर से, अपने लेवल से अपना विकास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी का IQ लेवल कम है, उसकी बुद्धि लब्धि कम है, ठीक, लेकिन उसे ऐसा वातावरण मिला है जिससे कि उसने अपने IQ को बढ़ाया है। तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। और किसी का IQ अधिक है लेकिन उसको अच्छा वातावरण नहीं मिला, उसको अच्छे स्कूल्स नहीं मिले, अच्छे गुरु नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में वो तेज बच्चा भी मंद की श्रेणी में आ सकता है, ऐसी संभावना अधिक रहती है। इसलिए अधिगम के अवसर मिलना बहुत जरूरी है। तो ये अधिगम के जो अवसर हैं वो भी विकास को प्रभावित करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि बच्चा सीखने में तो तेज है। देखिए, बुद्धिमान कौन होता है? तेज किसको माना जाता है? तेज उसे नहीं माना जाता है जो बहुत समय में बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर ले, बल्कि तेज वो होता है जो कम समय में ज़्यादा ज्ञान एक्सेप्ट कर ले। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कम समय में अगर कोई व्यक्ति अधिक सीख रहा है तो उसका IQ अधिक है, और ज़्यादा समय में ज़्यादा तो कोई भी सीख सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास देखने को मिलेंगे। जो बच्चे तेज तो होते हैं बचपन से, लेकिन उनको उचित वातावरण नहीं मिलता। हो सकता है उनके माता पिता आपस में झगड़ा करते हो सकता है उनके घर में कलह होती हो, या हो सकता है उनके माता पिता शिक्षित ना हो, शिक्षा के महत्व को ना समझते हो। तो ऐसे में उचित अधिगम अवसर बालकों को नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनका विकास प्रभावित होता है। अगला नंबर है संतुलित आहार व पोषण, बैलेंस न्यूट्रिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु को या गर्भावस्था के दौरान अगर किसी बालक को, शिशु को अगर गर्भ में भी उसे उचित पोषण नहीं मिलता, अर्थात उसकी मां को उचित पोषण नहीं मिलता है, तब भी बालक का विकास प्रभावित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि विकास कहां से शुरू होता है? गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है, अर्थात गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बच्चे की मां को उचित पोषण अगर मिलता है, उसे बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, तो ऐसे में बालक का विकास भी अच्छा होता है, राइट। तो ये संतुलित आहार, और गर्भधारण के बाद जब उसका जन्म होता है, गर्भावस्था के दौरान बाद, तब भी उसे उचित न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसको अधिक से अधिक प्रोटीन मिलना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब है संतुलित पोषण। उसकी बॉडी को, एक मानव की बॉडी को, एक बच्चे के शरीर को कौन कौन से तत्वों की जरूरत होती है? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, अगर उसे बैलेंस मात्रा में मिलते हैं तो उसका उचित शारीरिक विकास होता है। और आप जानते हैं कि जिसका शारीरिक विकास अच्छा होता है उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है, और फिर अगर उसका मानसिक विकास अच्छा है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है, उसका जो है संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है। क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है कि विकास के जितने भी ये पक्ष हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात इन विकास के पक्षों में, क्षेत्रों में आपस में अंतर संबंध होता है।
राइट। तो ये भी मिलना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं मिलता तो बालक का विकास प्रभावित होता है। आगे बात करते हैं रोग अर्थात डिजीज। अगर बालक बीमार हो जाता है और उसे अच्छा इलाज नहीं कराया जाता है तो ऐसे में उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है, और शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा ही होगा। आप सोचिए, अगर आप कभी बीमार होते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा आना, आपको कुछ अच्छा ना लगना, ये सारी चीजें होती हैं। तो बालक के साथ भी यही होता है, अगर वो रोगग्रस्त है तो फिर उसका विकास नहीं होगा, उसे अधिगम नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा, विकास के सारे पक्ष जो है वो प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए रोग भी एक कारक है विकास को प्रभावित करने वाला। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे हम बात करें थायराइड ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि जो है, कौन सी ग्रंथि? थायराइड। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये निकलता है। अगर ये कम मात्रा में निकलता है तो ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा? मूढ़ हो जाएगा, अर्थात मूर्ख, उसके अंदर बुद्धि कम रहेगी। अगर थायरॉक्सिन की मात्रा अधिक हो गई तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? चिड़चिड़ापन आ जाएगा। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और चिड़चिड़ापन आने का मतलब क्या है? बीपी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो ये हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो इसकी भी बैलेंस मात्रा होनी चाहिए। अगर कम है तो बालक का मानसिक विकास प्रभावित होगा और शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। अगर कम है तो मूर्ख होने की संभावना है, और अधिक है तो उसका बीपी हाई होगा, चिड़चिड़ापन भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जैसे हम थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसी तरह और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक तरीके का लिंग हार्मोन है जो कि पुरुषों में पाया जाता है, और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही, इसी की वजह से ही पुरुष में जो पुरुषत्व के गुण होते हैं, अर्थात जैसे दाढ़ी मूंछ आना, है ना, दाढ़ी मूंछ आना, ये किसका कारण है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। ये तो हम बात कर किए मेल की, पुरुषों में। अगर इसी तरह हम फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि महिलाओं में जो स्त्रीत्व के गुण होते हैं वो विकसित होते हैं इस हार्मोन की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। राइट, आगे हम बात करते हैं। हाँ, और यही हम देखते भी हैं, कई बार ऐसा हम देखते भी हैं कि जब किशोरावस्था जब आती है तो बालकों में इन हार्मोन्स की अधिकता होती है। अगर ये हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करें, अगर देरी में इसका स्रावण होता है तो बालक के अंदर जो एक मैच्योरिटी आती है, या जो हम कह सकते हैं कि एक जो लैंगिक जो परिपक्वता आती है वो देर में आ पाती है। राइट, इसी तरीके से महिलाओं में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण देर में होता है तो उनमें भी स्त्रीत्व के जो गुण हैं वो देर में आ पाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या आईक्यू। तो जैसे मैंने कहा कि बालक का आईक्यू अगर अच्छा है, उसके सीखने की दर, आईक्यू का मतलब क्या है? सीखने की दर अधिक होना, वो किसी चीज को जल्दी सीख लेते हैं तो उनका आईक्यू अधिक होता है। अपने हमउम्र बालकों की अपेक्षा कोई बालक अगर उनसे जल्दी सीख लेता है, इसका मतलब उन बालकों से उस बालक का आईक्यू अधिक है। तो ये आईक्यू भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आईक्यू अधिक है तो बालक अधिगम जल्दी करेगा, और जब अधिगम जल्दी करेगा तो उसका मानसिक विकास तेज होगा। मानसिक विकास तेज होने का मतलब है कि उसकी स्मृति बहुत अच्छी, मेमोरी बहुत अच्छी होगी, अर्थात वो स्टोरेज उसका बहुत मजबूत होगा, वो चीजों को अपने दिमाग में रख पाएगा और जब समय आएगा तो उनको बता भी पाएगा। इस तरीके से वो अपने जीवन में एक बेहतर व्यक्तित्व अपना प्रदर्शन कर पाएगा व्यक्तित्व का, और एक अच्छे पर्सनालिटी के रूप में सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि भी विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आगे बात करते हैं लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस की। तो जेंडर डिफरेंस के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये मुख्य रूप से शारीरिक विकास को ही प्रभावित करता है। अगर हम जेंडर डिफरेंस या लिंग भेद की बात करें तो लिंग भेद, जैसे आपने देखा होगा कि जब
लड़कियों का जन्म होता है तो वो थोड़ा सा वजन उनका कम होता है, दुबली पतली, लेकिन लड़कों का जो वजन होता है वो अधिक होता है, ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। लेकिन किशोरावस्था के दौरान हम ये देखते हैं कि जितना तेजी से लड़कियों का शारीरिक विकास होता है उतना तेज लड़कों का नहीं हो पाता है। तो पहले भले ही उनका विकास शुरुआत में कम हो, लेकिन कुछ समय पश्चात वो बहुत जल्दी विकसित होती हैं, उनका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लिंग भेद भी जो है वो क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर लिंग भेद का अधिगम में कोई प्रभाव नहीं होता है, राइट। अधिगम में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई महिला है तो वो बुद्धिमान नहीं होगी, वो जल्दी से सीख नहीं पाएगी, कोई पुरुष है तो जल्दी से सीख लेगा। यहाँ पर लिंग भेद काम नहीं करता है। कोई महिला भी बहुत तेज हो सकती है, राइट, कोई लड़का मंद हो सकता है, कोई लड़का तेज हो सकता है, कोई लड़की मंद हो सकती है सीखने में, अधिगम में। तो अधिगम में लिंग भेद का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन शारीरिक विकास की जब बात करते हैं तो यहाँ पर लिंग भेद का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो और इसके अलावा भी कारक हो सकते हैं, जैसे प्रजातीय कारक। बहुत सारी मानवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, उन प्रजातियों की वजह से उनका शारीरिक, उनका मानसिक विकास अलग अलग तरीके से होता है और प्रभावित भी होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो बालकों का या मनुष्यों का जो कल्चर होता है, जो संस्कृति और सभ्यता होती है, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। क्योंकि आप देखते हैं जो आदिवासी हैं उनकी एक अलग प्रजाति है जिसकी वजह से वो अधिगम कम कर पाते हैं या उनका विकास जो है कम होता हो सकता है। शारीरिक विकास अच्छा हो तो मानसिक विकास मंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रजाति हैं, संस्कृतियां हैं, और अगर हम बात करें देश विदेश, उनका जो एक तरीके का एक वातावरण है दूर दूर का, तो वो जो है कहीं ना कहीं उनके विकास को प्रभावित करता है। तो हमने जाना विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उनको हमने बेहतरीन तरीके से यहाँ समझने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर भी अगर आपके कोई सजेशंस हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।